हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सीपीसीटी का जो एग्जाम हुआ है 7 अगस्त को, उस पेपर के एनालिसिस की। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ही मायूसी यहाँ पर हुई है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया है आप सभी पर। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वह कह रहे हैं कि मैं पास आउट ही नहीं कर पाया, पेपर बहुत टफ आया था और पेपर की लैंग्वेज जो है वह भी बहुत टफ आई थी। तो स्टूडेंट्स, ऐसा मैंने जब इस एनालिसिस किया है इस पेपर का, तो मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि पेपर बहुत टफ आया था। कहीं ना कहीं आप सभी की तैयारी में कुछ कमी रही है। पेपर बहुत ज़्यादा, इसका लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अब मैं इसका एनालिसिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूँगा। तो देखिए, और इस पेपर को स्टूडेंट्स आज ध्यान से देखिए कि कितने क्वेश्चन नॉर्मल थे, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम दिया हो तो आप घबरा कर, या आपने कंप्यूटर की बहुत अच्छे से स्टडी नहीं की है, कंप्यूटर को हल्के में लिया है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पेपर को अगर पास आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कंपटीशन के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि ये जो हमारा एग्जाम था, ये सीपीसीटी का, इसमें जो क्वेश्चन किए गए थे ये बेसिक ही क्वेश्चन थे। कुछ हो सकता है कि टफ हो, लेकिन उनकी भी तो स्टडी करना जरूरी है ना, अगर आपको जॉब चाहिए है तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सीपीसीटी के। ये है आपका 7 अगस्त 2021 का पेपर है। टोटल यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो ये 75 नंबर का था। समय आपको 95 मिनट था। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, 52 क्वेश्चन जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द पोर्शन दैट शो ऑल द चॉइस यू कैन मेक विल वर्किंग इन विंडोज इज कॉल्ड द। देखिए, अब अगर हम इसको हिंदी में भी पढ़ लें, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम आए। वह हिस्सा जो सारे विकल्प दिखाता है जिन्हें आप विंडो पर काम करने के दौरान चुन सकते हैं, उसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हिंदी में यहाँ पर मिस्टेक दिख रही होंगी, यहाँ पर सही से प्रिंट नहीं है। तो देखिए, आपको जब एग्जाम में आया था ना, तो आपको तो सही से आई थी लैंग्वेज। यहाँ पर कन्वर्ट होने में कभी कभी पीडीएफ जो इन्हें अपलोड की है सीपीसीटी की, इसमें हिंदी की यहाँ पर जो है चेंज हो सकता है, फॉन्ट के कारण उनका सही से ट्रांसलेट नहीं हुआ हो। तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। वहां पर आपको पेपर में, एग्जाम में आपको बिल्कुल सही से क्वेश्चन आया था। ये नहीं कह सकते आप कि आपको सही से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। और अगर आप चाहें तो इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका देखिए, वह हिस्सा जो बेसारे विकल्प दिखाता है जिन्हें आप विंडो पर काम करने के दौरान चुन सकते हैं। तो विंडो पर जब आप कोई भी काम करते हैं, देखिए जैसे मैं एमएस वर्ड की ही बात करूं, अगर आप इस पर वर्क कर रहे हैं तो यहां पर आपको विकल्प चुनने के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा दिया गया है? मेन्यू बार ही तो दिया गया है। ये मेन्यू बार है। इनमें से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सारे विकल्पों को चुन सकते हैं। होम के, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, सभी को आप कहां से सिलेक्ट कर सकते हैं? मेन्यू बार से। तो वही तो उनने पूछा है आपसे, मेन्यू बार। इतना सिंपल इसका आंसर था, कोई टफ तो नहीं है ना। चलिए और बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी देखने वाली है, मैप आईटी के द्वारा तो थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक डिसाइड नहीं किए गए थे, लेकिन ये शायद टीसीएस ने करवाया है इस एग्जाम को कंडक्ट, मतलब ये कंपनी ने इस एग्जाम को लिया है आपके। तो यहाँ पर उन्होंने पोर्शन वाइज भी आपको दिया हुआ है कि आपका किस टॉपिक से, उसका सब टॉपिक, माइक्रो टॉपिक। लेकिन मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, पेपर जिस दिन होना था उससे एक दिन पहले की मेरी आप वीडियो देखेंगे, एक मैंने एनालिसिस किया है 2019 के एग्जाम का। मैंने आपको बताया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैंने अलग अलग टॉपिक सभी इसके कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस के अलग अलग करके डिवाइड किया, आपको बताया था कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब देखिए, मेरे उस दिन के पढ़ाने के बाद में या उस दिन की वीडियो को अपलोड करने के बाद में यहाँ पर भी जो आपका सीपीसीटी का पेपर आया, इसमें भी अब यहाँ पर टेबल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि किस टॉपिक से सब टॉपिक क्या होगा और उसका माइक्रो टॉपिक क्या होगा। इस इतनी बारीकी से अब यहाँ पर पेपर दिखाया जा रहा है। लेकिन कब? मेरी वीडियो इससे पहले आ चुकी है। मतलब आप ये मान के चले कि मैं यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाऊंगा बहुत बहुत ज्यादा दूर का सोचकर, आपको सब कुछ समझाकर यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, एक बात और कहूंगा, मैंने आपको जो नोट्स सेल किए थे 50 रुपीज में, उनमें से भी बहुत से क्वेश्चंस इस एग्जाम में देखने को मिले हैं। हो सकता है आप लोगों ने इस बार में ना खरीदा हो, लेकिन अब की बार में आपको मैं बनाकर यहाँ पर
30 मिलेंगे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट। इन्हीं सीपीसीटी के पुराने एग्जाम को एनालिसिस करके आप उनको भी परचेस कीजिए, बहुत ही जल्द आने वाला, ताकि आपको अक्टूबर में ना तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहे जो कंप्यूटर में सीपीसीटी में लैंग्वेज रहती है, और ना ही आपको ऐसा रहे कि आपका सीपीसीटी का एग्जाम नहीं निकले। और मैं वहां पर आपसे कह सकता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आप वहां पर 75 मार्क्स में से कम 55 और 60 नंबर तो लाएंगे ही, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं, और अगर बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो और भी नंबर आप ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज अ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेमोरी की एक वीडियोस अपलोड की थी आज से 15 दिन पहले, आप उस वीडियो को देखिए। वहां पर मैंने आपको बार बार कहा था कि सबसे जो छोटी यूनिट होती है वह होती है बिट, फिर 4 बिट से मिलकर निबल, और 8 बिट से मिलकर बाइट, ये सब मैंने वहां पर आपको बताया है। तो ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। तो यहां पर कितना छोटा क्वेश्चन है कि मेमोरी की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वह क्या है, बिट होती है। तो ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल था, वीडियो भी मैंने आपको बना के यहां पर दी थी। अब इसके बाद में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। तो देखिए सीपीयू 3 चीजों से है, हमारा एएलयू मेमोरी स्टोरेज यूनिट और कंट्रोल यूनिट से तो मिलके बनता ही है, और यूजर भी साथ में मान लेते हैं, लेकिन सीपीयू के भाग में तो इन्हीं को मानते हैं ना, तीनों को। अब डिस्क ड्राइव को कहाँ मानते हैं यहाँ पर इसका भाग, तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर था वह था डिस्क ड्राइव। अब ये 3 ऑप्शन, ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। जब आप कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसी समय आपको ये सब बताया जाता है, ये कोई टफ यहाँ पर नहीं था। और अगर आप पे नहीं बना है तो मैं आपसे कहूंगा कि आपकी जो तैयारी है बहुत ही ज्यादा बेकार है, उसकी आपको और अच्छे से मेहनत करना चाहिए, ताकि अक्टूबर का सीपीसीटी तो कम से कम आप निकाल ही लें। अब देखिए 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, द साइज ऑफ ईच सेक्टर इन अ हार्ड डिस्क। तो देखिए जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वह सेक्टर में डिवाइड होती है, और उसमें सेक्टर में डिवाइड होती है तो कितना उसका आकार होता है एक सेक्टर का, तो वहां पर 512 बाइट्स का हमारा प्रत्येक सेक्टर हार्ड डिस्क में डिवाइड होता है। स्टूडेंट्स ये भी बेसिक क्वेश्चन है, जब हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ते हैं तो उस समय पर हम इसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। इन सभी की मैं अब आपको वीडियोस भी लाऊंगा, ताकि आप लोगों की जो भी, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है बेसिक में, हो सकता है आपसे आपने जब डीसीए किया हो और आपने क्लास अटेंड ना करी हो और आपने ना पढ़ा हो, लेकिन मेरा कहना है कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो अब मैं एक एक टॉपिक वाइज आपको सभी वीडियोस लाके यहाँ पर ऐसा यहाँ पर स्टडी करवाने वाला हूं कि आपका अक्टूबर का पेपर तो निकलना ही चाहिए। और उन वीडियोस को आप लास्ट तक देखिए। मैंने देखा व्यूअर्स बढ़ रहे हैं लेकिन वॉच टाइम नहीं, मतलब आपने थोड़ी सी वीडियो देखी फिर आपने कहा यार ये मेरे काम की नहीं और इसको स्किप कर दो। ऐसा नहीं करो। अगर आपको अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है तो मेरी वीडियोस को देखें, आपको एक एक टॉपिक से बहुत अच्छी जानकारी, जिससे क्वेश्चन कहीं ना निकल सके। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर अलाउ you to relay a live video of yourself। अब देखिए और भी इसको क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ता रहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अगर मैं हिंदी में कहूं तो देखिए, एक जब आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो आप उससे ऑनलाइन चैट करते समय अपने आप को एक दोस्त को लाइव दिखाने के लिए, स्टूडेंट्स किसी भी सिस्टम पर अभी आप मोबाइल से लाइव चैट करते हैं तो क्या चाहिए पड़ता है आपको, कैमरा हो, आपके फ्रंट कैमरा हो आपके मोबाइल में। अब आपके पीसी में क्या होना चाहिए, तो पीसी में क्या होता है, प्रिंटर तो नहीं होना चाहिए ना आपकी लाइव चैट के लिए, या स्कैनर तो किसी भी हार्ड आपके पेपर को, कॉपी को उसमें स्कैन करने के लिए, माइक्रोफोन से आवाज के लिए। लेकिन वेबकैम जो होता है वह आपके चेहरे को भाई वहां पे आपके दूसरे दोस्त तक लाइव पहुंचाता है। वेबकैम तो समझते हैं ना, कैमरा। इतना सिंपल आंसर था। अब आप बताइए, अभी 5 क्वेश्चन हो गए, मैं ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, कोई भी टफ नहीं है। चलिए अब ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर, मतलब प्रिंटर का टाइप नहीं है इनमें से। तो देखिए प्रिंटर में लेजर प्रिंटर अभी हम यूज ही कर रहे हैं, थर्मल प्रिंटर, आपने थर्मल प्रिंटर देखा होगा, कहीं पर भी टिकट काटते हैं, जैसे बसों में आपने देखा होगा एक छोटी सी मशीन लिए रहते हैं और उससे वो छोटी सी स्लिप निकलती है, वो थर्मल प्रिंटर हो गए।
इंकजेट प्रिंटर आपने देखे होंगे, आपने अगर आप गैस एजेंसी पे गए हो या रेलवे की टिकट के लिए गए हो या कोर्ट में गए हो तो वहां पर इंकजेट प्रिंटर होते हैं, वहां पर टिक 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 आवाज आती है, उनमें वह होते हैं। अब ऑटोमेटिक कोई प्रिंटर है ही नहीं वह, तो उसकी एक यहाँ पर कहें हम कि उसका फंक्शन है कि भाई ऑटोमेटिक हो रहा है या हम उसको मैनुअल उसको वो करें। लेकिन लेजर, इसका टाइप जो प्रिंटर का हम कहें वह होता है लेजर, थर्मल और इंकजेट। तो इसका जो सही आंसर था कि इनमें से टाइप नहीं है, वह है ऑटोमेटिक, इसका टाइप नहीं होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल ये भी बिल्कुल टफ नहीं था। 6 क्वेश्चन तक अभी तक कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आया है। अब यहां पर देखिए, कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस रिटन by programmers into a language that computers can understand and process। अब यहाँ पर हिंदी में भी इसको पढ़ लें क्योंकि आपको नहीं आ सकता, हो सकता भाई समझ में ना आए। प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग निर्देशों को उस भाषा में परिवर्तित करते हैं जो कंप्यूटर समझते हैं। तो कंप्यूटर समझता है कौन सी भाषा को? बाइनरी को। हम लिखते हैं यहाँ पर अपने बहुत सी C++, जावा, कहीं कोई सी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन फिर उसको कैसे ट्रांसलेट? तो यूटिलिटी तो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, नेटवेयर भी आपका देख सकते हैं आप, और डिवाइस ड्राइवर डिवाइसों को यूज करने के लिए। लेकिन ट्रांसलेटर जो होता है, चाहे वह असेंबलर हो चाहे इंटरप्रेटर हो, इनके बारे में भी आपने पढ़ा है। तो इन्हीं के द्वारा तो मशीन लैंग्वेज को में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसके लिए क्या यूज होता है? ट्रांसलेटर। ये भी बिल्कुल सरल है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मतलब ये कहोगे ये पेपर में बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं, और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है जब स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मेरा पेपर नहीं निकला है, और मैं कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 कंटेंट्स कमांड फॉर ओपनिंग, सेविंग, प्रिंटिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी में भी इसको देख लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में फाइल को खोलने, सेव करने, पुष्टि करने। अरे भाई, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए, उसका प्रिंट करने के लिए आपको फाइल ही मेन्यू होता है, चाहे वह 2016 हो, 2007 हो, 2010 हो। आप देखिए अभी ये जैसे हमारा है, अब हमें इसमें एक फाइल को सेव करना है तो मैं फाइल मेन्यू के अंदर ही तो जाऊंगा। देखिए यहाँ पर सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, यहाँ पे ही प्रिंट मिले, यहीं पे तो सब कुछ मिलेगा स्टूडेंट्स। कहीं से कहीं और गए हैं हम, फाइल मेन्यू में ही है। बिल्कुल सिंपल था। अब स्टूडेंट्स कहते सर वो तो 2016 से आया था वो क्वेश्चन। तो अरे भाई 2016 से आए चाहे आपका 10 से आए, कहां इसमें टफ है? जो आपकी फाइल सेव होती है वह फाइल ही मेन्यू में तो रहती है। स्टूडेंट्स ये किसी भी प्रकार के बहाने मत बनाइए कि सर 2016 से था या कुछ से था। आप इतना तो स्टडी कर ही चुके हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर आज इतना तेज बोल रहे हैं या डांट रहे हैं। स्टूडेंट, डांट वाली बात है, आप लोगों ने निराश किया है, ठीक है ना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी। अब आर हाईली पोर्टेबल डिवाइस दैट सपोर्ट द यूज ऑफ, देखिए यहाँ पर आप इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए, मैं इंग्लिश में इसलिए बार बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको हो सकता है इंग्लिश में ना समझ में आए तो मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। उच्च पोर्टेबल डिवाइस है जो इनपुट, कमांड और डेटा के लिए स्टाइलस या पेन के उपयोग का समर्थन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पेन का यूज कब होता है? किसी भी आपके डिवाइस में, नोटबुक है तो नोटबुक में भी पोर्टेबल होती है, लैपटॉप जैसी ही नोटबुक होती है, उसमें भी कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से आप इनपुट देते हैं। लैपटॉप में कीबोर्ड होता है, उससे आप इनपुट देते हैं। डेस्कटॉप में तो कीबोर्ड एडिशनल लगाया ही जाता है। लेकिन जो आपकी टैबलेट होती है पीसी की, आप टैबलेट यूज करते होंगे तो उसमें या तो आप अपनी उंगली से टच करते होंगे या आप एक छोटा उसका पेन जो आता है उससे आप इनपुट देते होंगे। तो वही तो वो यहाँ पर इनपुट कमांड का पूछ रहा है आपसे। तो इसमें कहाँ टफ है ये क्वेश्चन, बताइए? ये तो आप टैबलेट तो आपने देखी है, यूज भी करी होगी, कहाँ टफ था ये? चलिए, विच डिस्क इज यूज्ड टू कोल्ड बूट अ पीसी। तो देखिए बूट प्रोसेसिंग जो होती है जब कंप्यूटर ऑन होता है तो वह आपकी कोल्ड बूट प्रोसेसिंग कहलाती है। तो वह किस में होती है? सिस्टम डिस्क पे ही तो होती है स्टूडेंट्स। हो सकता है ये आपको टफ लगे, मैं मानता हूं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करी और बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इसलिए मुझे लग रहा हो। लेकिन ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है और मैं सभी स्टूडेंट्स को मैंने ये पढ़ाया भी है ना। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। अब बात करें आगे, एक पीसी को कोल्ड बूट, यही क्वेश्चन है वो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। बिल्कुल क्वेश्चन रद्दी कहें या लोकल कहें, ये था, आप पे नहीं बना वो एक अलग बात है। किस मेमोरी को सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में रखा जाता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, कैश मेमोरी जो होती है इसको मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें आप जो भी ऐसे ही बार बार प्रोसेस करते हैं वह इस मेमोरी के अंतर्गत होती है। क्यों? क्योंकि ताकि आप जैसे ही इनपुट दें तुरंत आउटपुट मिल सके। फास्ट वर्क के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। कभी कभी आपका, जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा, जब आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल होती है तो वहां पर आप जब उसको हटाते हैं वहां से बहुत सी फाइलों को, तो वहां पर आप देखते हैं कैश मेमोरी रहती है, तो आप उसको भी डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कैश मेमोरी में आपका जितना भी डाटा की इंफॉर्मेशन रहती है वह इसलिए रहती है ताकि आप जब भी वह वाली जो फाइल खोल रहे हैं वह वहां पर एक बार में खुल जाए। इससे क्या होता है, आपकी जो फाइल रहती है ये बहुत जल्दी एक्सेस होती है आपके सिस्टम पर कैश मेमोरी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर था वह था कैश मेमोरी। चलिए अब हम बात करते हैं, स्कैनर फ्लोटर का उपयोग प्राथमिक योज्य रंगों में रंगों के घटकों को अलग करने के लिए होता है। तो इसका नॉर्मल था, रंग ही था, इसका कलर ही था। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, स्पष्ट आपको समझ में आएगा। कभी कभी हिंदी बहुत टफ लगती है स्टूडेंट्स, तो तुरंत ही वहां पर इंग्लिश करके उस इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को मैं मान सकता हूं अभी तक के 12 क्वेश्चन जो हुए हैं कि आपको ये आपके समझ से थोड़ा सा परे हो। ठीक है ना? लेकिन टफ नहीं था, लेकिन मैं कहूंगा समझ से परे थोड़ा सा हो सकता है। चलिए अब है यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी ऑक्टल संख्या को डेसिमल में परिवर्तित करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑक्टल टू डेसिमल। अब अगर आपने एमएस एक्सेल की थोड़ी भी प्रैक्टिस की है तो ये आंसर लगाने में आपको कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन दिया है इसका आउटपुट क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं जरूर मानूंगा अभी तक का कि ये आपके लिए टफ है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक विंडो के क्वेश्चंस को पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर लेवरेज ऑफिस कैल्क होता है, या हम कहें ओपन ऑफिस कैल्क, जो कि हमारे उबंटू सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया है, उसकी यहाँ पर कमांड दी गई है। तो हो सकता है ये ना बने। मैं भी कहूंगा कि अगर मैं भी एग्जाम में बैठता तो हो सकता मैं इसका आंसर सही नहीं लगा सकता, लेकिन आज मैं यहाँ पर इसको देख रहा हूँ और मेरी नॉलेज है इस बारे में, तो मैं बता सकता हूँ, मैंने वर्क भी किया है इस पर, तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये हो सकता है आप पे ना बने, लेकिन अभी तक के कितने 14 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन है जो नहीं बनने लायक है, उसके अलावा जो 13 क्वेश्चन थे वह आराम से बन सकते थे। इसके बाद में है विंडो 8 में विंडोज फैक्स और स्कैन तक पहुंचने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो देखिए ये कमांड है WFS, ये नॉर्मल था, इसके बारे में भी मैंने आपको जो PDF दी है उनमें दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब इसके बाद में प्रिंटर इज अनडिवाइड। अब इसके लिए तो मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये इतना बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है कि जब हम प्रिंटर की थ्योरी को पढ़ते हैं तो सबसे पहला ही शब्द होता है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगर आपने इसको भी गलत किया है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना स्टूडेंट? बिल्कुल बिल्कुल कहें लो लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना? बेसिक और लो लेवल का क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए हिंदी में ही इसको पहले पढ़ लेते हैं। स्पेलिंग रेट डिजिटल छवि के रिजोल्यूशन को निर्धारित करता है। तो क्या करता है? स्थान की, मतलब हिंदी इंग्लिश में तो स्पेटियल, आपका स्पेक्टियल होता है ना जो, वह आपके यहाँ पर इसको निर्धारित करता है आपके रिजोल्यूशन को। अब रिजोल्यूशन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बिट्स से बन के है पिक्सल्स से, तो वो रिजोल्यूशन कहलाता है। अभी जैसे ये आप रिजोल्यूशन देख रहे हैं, ये वीडियो जो आपकी है 16x12 के रेट में बनती है शायद, तो ये रिजोल्यूशन इसका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में VPN। तो देखिए एंक्रोनेम्स की PDF मैंने आपको यहाँ पर दी थी, आप जिनने नोट्स परचेस किए उनको मिला होगा। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वह होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मैं तो कहूँगा PDF ही क्यों, आपने नॉर्मल भी अगर स्टडी करी है तो इस बड़ा कोई क्वेश्चन है नहीं इसका फुल फॉर्म जानने का। VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट प्रिंटर। अब बताइए प्रिंटर, सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा होता है? तो देखिए
डेजीबेल ड्रम वाला होता है, धीरे धीरे प्रिंटिंग करता है। इंकजेट टिक 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 बहुत टाइम में प्रिंटिंग करता है। डॉट मैट्रिक भी ऐसा ही होता है। लेकिन लेजर प्रिंटर जो होता है वह बहुत फास्ट होता है, जो अभी आप यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने तो अभी इंकजेट और डॉट मैट्रिक को तो यूज ही नहीं किया ना, डेजीबेल को, आप तो कर रहे हैं लेजर को, और बहुत फास्ट प्रिंटिंग होती है। तो इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? लेजर प्रिंटर। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हम इसको कहेंगे, कोई भी बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं कि इसको बहुत टफ हम मान लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच आने वाली कंप्यूटर लेयर का क्या नाम है? अब बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में जो भी यहाँ पर रहता है भाई एक माध्यम ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। आपके कंप्यूटर को जब सबसे पहले उस पर कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यहाँ पर अपलोड किया जाता है, ताकि आपका विंडोज जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोज है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बताइए अगर आप इसको भी नहीं समझे तो क्या होगा? एंड्रॉयड मोबाइल भी आप चलाते हैं ना, तो जो एंड्रॉयड चिल्लाते हैं आप लोग, ये भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है स्टूडेंट्स। आपके मोबाइल हार्डवेयर को और उसके अंदर जो बाद में आप सॉफ्टवेयर डालने वाले हैं उनके बीच में कौन समन्वय रखता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो होता है ना वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा तो निम्न में से कौन सत्य नहीं है? मतलब अगर प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, पहला है प्रिंटर ड्राइवर करप्ट होगा। हाँ, आपके ने जो प्रिंटर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर यहाँ पर अपलोड किया था, ड्राइवर जो उसके अपलोड किए थे वह करप्ट हो गए, तो अब प्रिंटर वास्तव में काम नहीं करेगा। प्रिंटर में पेपर जाम हो गया, हो सकता है आप प्रिंट निकाल रहे हो, प्रिंटर में पेपर जाम हो जाए, ये भी बात सही है, इससे भी काम नहीं करता प्रिंटर। प्रिंटर डिफॉल्ट प्रिंट के रूप में सेट नहीं है, मतलब आप प्रिंट दे रहे हैं, जो आप प्रिंटर लगाएं उसमें बाय डिफॉल्ट में नहीं, और आप दे रहे हैं दूसरे प्रिंटर की कमांड, तो ये भी हो सकता है सर। लेकिन जो आपका फोर्थ है, कंप्यूटर माउस ठीक से काम नहीं। अब भाई आपका प्रिंटर अगर वर्क नहीं कर रहा तो उसका माउस से क्या संबंध है? आप कीबोर्ड से भी कमांड दे के प्रिंट दे सकते हैं, माउस आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप प्रिंटर के में प्रिंट देने के लिए माउस का यूज करें। तो इसका जो सही आंसर है वह है कंप्यूटर माउस ठीक से काम नहीं कर रहा हो, ये इसका सही आंसर है यहाँ पर, क्योंकि ये पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है। तो ये तीनों सत्य हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन इन तीनों में से बनती है तो आपका प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर का माउस खराब है तो आप कीबोर्ड से भी प्रिंट दे सकते हैं। बताइए कौन सा कठिन है स्टूडेंट्स? मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पेपर बहुत बहुत ही बिल्कुल ऐसा कहेंगे कि अगर आप इसको पास आउट नहीं कर सकते तो आप कंपटीशन की तैयारी छोड़ सकते हैं बेहिचक। और अगर आपको पास करना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, मैं एक एक कंफ्यूजन आपकी दूर करूंगा और अक्टूबर का पेपर आपको मैं क्रॉस करवाने की गारंटी लेता हूं। अब विंडोज बैकअप उपयोक्ता द्वारा बनाई गई बैकअप फाइल को सहेजने के लिए किस फाइल प्रारूप का? तो भैया बैकअप फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .bkf ही तो होता है बैकअप फाइल, bkf बैकअप फाइल, ठीक है ना। अब कहना कि सर एक्सटेंशन नहीं बताए, तो भाई पीडीएफ उसकी भी अपलोड है यहाँ पर वीडियो, और उसमें भी मैंने आपको बताए हैं ये सब, उसकी आप पीडीएफ देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। आपने लेकिन भाई परचेस क्यों करेंगे आप लोग? ठीक है, जो भी है, अब आप देखिए अपना कि आपको कैसे अक्टूबर में पेपर को क्रॉस करना है। निम्न में से कौन सुरक्षा संकरण का महत्वपूर्ण भाग नहीं है? तो देखिए, आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी फाइल कोई भी आपका पासवर्ड उसमें क्या होना चाहिए, आपका कंप्यूटर जैसे कौन न खोल पाए। तो देखिए, मजबूत पासवर्ड होना चाहिए है, और यहाँ पर बहुत सी यहाँ पर हर चीज होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंटीवायरस का समर्थन करने के लिए रैम की अधिक मात्रा। देखिए, एंटीवायरस यदि आपके सिस्टम में है तो आपके कंप्यूटर की सुरक्षा वैसे भी होती है, चाहे आपके में 1 GB रैम हो, चाहे 2 GB रैम हो, चाहे 4 GB हो, चाहे आपके में 8 GB हो। लेकिन अगर एंटीवायरस है तो समर्थन के लिए रैम की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं होती है, रैम की और भी अन्य स्रोतों के लिए आवश्यकता होती है। तो जो इसका सही आंसर है वह है एंटीवायरस, ठीक है ना। 24 नंबर का, हमले में भी सभी शब्दों या आमतौर पर उपयोग किए गए पासवर्ड या का शब्दकोश और उन शब्दों में घूमने की प्रक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी हिंदी भी बहुत ज़्यादा इतनी टफ हो जाती है कि उसको समझना और पढ़ना भी कठिन होता है, इसलिए
उसका अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप पे बन जाता है। लेकिन इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट ये है ब्रूट फोर्स। देखिए हमले जो होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, उसमें एक इस प्रकार का अटैक भी होता है जो ब्रूट फोर्स नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए वास्तव में टफ हो सकता है। हर एक स्टूडेंट इसके लिए मैं कहूँगा ये आपके लिए वास्तव में टफ क्वेश्चन था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सिंपल क्वेश्चन है। तो ठीक है, ये आपके अभी तक में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टफ हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉट मैट्रिक प्रिंटर पर पैंची, फैट और असमान या अंत क्रियात्मक प्रिंट की समस्या के लिए। अब अगर हमें इसको हिंदी में की जगह इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि हिंदी में भी कभी कभी लैंग्वेज टफ लगती है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको इंग्लिश में अगर यहाँ पर देखते हैं, व्हाट एक्शन विल करेक्ट पैची, फैंट, यूनिवन और इंटरमीडिएट प्रिंट ऑन आ डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधी बात 100 की एक है। अगर आप इसको समझें कि जो आपका जैसे रिबन है उसमें कहीं फैची आने लगा, कहीं कहीं छोड़ के आने लगे वर्ड, या आपका फैट होने लगी मतलब बहुत ज़्यादा लाइट आने लगा, या कोई सी भी प्रॉब्लम आती है डॉट मैट्रिक प्रिंटर में, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर में स्टूडेंट रिबन का यूज होता है। और अगर आप रिबन को बदल दें तो ये समस्या आपकी खत्म हो सकती है। तो जो इसका सही आंसर है वह है रिबन को बदलना आवश्यक हो जाता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की पिक भी आपको मैं दिखा दूंगा, या एक दिन जिस दिन हार्डवेयर की आपको वीडियोस बनाऊंगा प्रिंटर की, उस दिन मैं आपको सभी प्रिंटर से वाकिफ करवाऊंगा और सभी उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देखिए, कौन सी OSI लेयर हमारी होती है जो सूचनाएं प्रदान करती है। तो देखिए 7 OSI जो लेयर हमारी होती हैं उनमें से जो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है वह सेवाएं प्रदान करने के लिए यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब आप कहेंगे सर OSI होता क्या है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मुझे तो आपको कैसे भी करके पास कराना ही है, तो मैं इसके बारे में भी आपको नॉलेज दूंगा। लेकिन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी इसको हम थोड़ा सा टफ में ले लेंगे तो आपके 3 क्वेश्चन आपके टफ हो गए अभी तक में, ठीक है ना। जो आप पे ना बने तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसको तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, क्योंकि ये संपीड़न विधियों को व्यापक रूप से तो मैं ही नहीं समझता हूं, कभी कभी तो ये भाषा को इंग्लिश में ही इसको पढ़ना अच्छा रहता है। द कंप्रेशन मेथड कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू। कंप्रेशन क्या कहलाता है, मैंने आपको जिप फाइल में आपको प्रोवाइड की थी आपको नोट्स, उसको फिर आपने अनजिप किया था। तो देखिए किसी भी फाइल को छोटा करने के लिए, बहुत सारे फोल्डर को किसी एक फोल्डर में डालने के लिए हम जिप फाइल का ही यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अभी ये जो CPCT का ये पेपर भी जो डाउनलोड किया है ना, ये भी मुझे जिप फाइल में ही प्राप्त हुआ है। कैसे, मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारी जिप फाइल है, फिर मैंने इसको अनजिप किया तो ये सारे फोल्डर यहाँ पर फिर निकल के आए, लेकिन अभी क्या है, ये जिप फाइल है, तो ये कहलाता है कंप्रेशन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें इसको किया गया है हानिकारक और लॉसलेस, मतलब हानि रहित भी होते हैं और हानिकारक, 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। ये भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखिए स्टूडेंट, एक ये है, जब आप किसी विशेष काम में बहुपृष्ठ दस्तावेज के पृष्ठों को यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे आपके बहुत सारे पेज आपको प्रिंट करना है, तो आप उसके लिए प्रिंटर में कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, तो ये कॉलेट होता है। कैसे होता है, देखिए जैसे हमारी ये विंडो फाइल है, ठीक है ना, यहाँ पर MS वर्ड की फाइल है। अब अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P कमांड दी, अभी हम एक एक पेज टाइप यहाँ पर प्रिंट करना चाहें तो ये करेंगे, लेकिन अगर हम एक से अधिक, तो हम ये कॉलेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हम एक से ज्यादा यहाँ पर पेज को टाइप कर सकते हैं, ये कहलाता है कॉलेट ऑप्शन, ठीक है ना। यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सिंपल है, लेकिन अगर आपने ध्यान से स्टडी करी है तभी आपसे ये बनेगा। इसको भी माना हमने, चलो इसको भी थोड़ा सा ले लें कि भाई हो सकता नॉलेज में ना आए, 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब ब्रॉडकास्ट वेब फॉर्मेट BWF इज अ एक्सटेंशन ऑफ द पॉपुलर। अब आप एक्सटेंशन की फाइल में सर्च कर लीजिए जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, अगर उसमें ना दिया हो ये आंसर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, यूनिक्स की प्रत्येक फाइल में एक्सेस अनुमति विशेषताओं की निम्नलिखित श्रेणी होती है। तो देखिए एक्सेस के लिए सबसे पहले तो किसी भी सिस्टम में हो, ऑनर परमिशन होती है, फिर ग्रुप परमिशन होती है और अदर परमिशन।
बात यूनिक्स शब्द आ गया तो आप डर गए होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपके सिस्टम पर अगर आप लॉक लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किसको परमिशन दी जाएगी? सबसे पहले तो ऑनर, जो उसको यूज कर रहा है उसको। फिर अगर आपके दोस्तों को भी आप यूज करवाना चाहते हैं तो उनको आप परमिशन देंगे, या आप चाहते हैं कि अब हमारे कोई और भी अननोन व्यक्ति आ जाए उसको भी परमिशन देना। तो भाई यही तो होता है ऑनर परमिशन, ग्रुप परमिशन, अदर परमिशन। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेट सर्च इंजन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका आंसर सही था सफारी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ने क्या लगाया होगा? एक्स साइट। उनने सफारी क्यों नहीं लगाया होगा? देखिए स्टूडेंट्स, गूगल, याहू, एक्स साइट, बिंग, यूट्यूब, अमेजोन, ये सब सर्च इंजन है भाई। अमेजोन भी आपका एक सर्च इंजन है। क्यों है? एक वेबसाइट भी कह सकते हो उसको सर्च इंजन, इसलिए क्योंकि वो अमेजोन के प्रोडक्ट्स के लिए सर्च इंजन है। वहां पे आप प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं। बिंग भी आपका गूगल जैसा ही है, याहू भी आपका गूगल जैसा ही है। वो तो आप गूगल को यूज करते तो बहुत ज्यादा जानते हैं। अब लेकिन सफारी क्यों है आप कहेंगे? तो भाई ये एक ब्राउजर है, ये एक मौजूला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उन जैसा ये सफारी भी है। ये सर्च इंजन नहीं है, ये ब्राउजर है। और ब्राउजर जब आप यूज करते हैं उसके बाद आप सर्च इंजन कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप यदि सफारी ब्राउजर को यूज करेंगे तो उनके अंतर्गत आप गूगल, याहू, एक्स साइट, कुछ भी आप सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है सफारी। सफारी सर्च इंजन नहीं है, सफारी क्या है? एक ब्राउजर है। इसके बाद में यहां पर व्हाट इज एम कॉमर्स? तो भाई इसका सही आंसर है मोबाइल कॉमर्स। इसको थोड़ा स्टडी करना जरूरी था, क्योंकि तीनों ही चारों जो आपके हैं ये एक से हैं, तो इसमें हो सकता है आपसे कोई कंफ्यूजन हो जाए। अब कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स, एडिटर या प्रोग्राम है जिसमें डेवलपर को यह देखने की अनुमति होती है कि इंटरफेस या दस्तावेज बनाते समय अंतिम परिणाम कैसा दिखेगा। तो इसके लिए होता है वाई, ये वाला जो है ये यहाँ पर होता है। इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन हो सकता है भाई आप पे ना बने, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आपके 5 क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो टफ है। कहां तक? 33 तक आ गए हैं हम, ठीक है ना। 34, कोष्टक की अनुपस्थिति में संचालन के सरलीकरण का क्रम क्या है? तो यहाँ पर घातांक, गुणन, विभाजन, जोड़ एवं घटाव। अब ये तो आप अगर मैथ भी पढ़ते हो ना, तो मैथ में भी आपको सब कुछ समझ में आता है कि पहले घातांक को सॉल्व किया जाता है, फिर गुणा को, फिर भाग को, और जोड़ और घटाव। इन भाई यही तो क्रम है, इसको इसमें ही तो हम सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास नियम पढ़ा है आपने? बोर्ड मास नियम आप पढ़ लेना, उसके बाद में आप ये कोई भी बड़ी चीज है ही नहीं। बोर्ड मास नियम आपने हिंदी में, वो गणित में, मैथ में पढ़ा होगा ना। ये नॉर्मल था। आप कंप्यूटर में पूछ लिया तो भाई अलग थोड़ी ना है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिपबोर्ड पर चयनित पाठ को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो भाई यहाँ पर Ctrl+X आप अगर करते हैं तो वहां पर क्लिपबोर्ड पे जाती है, तो यही तो है Ctrl+X। हालांकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इनका घुमावदार है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पर यहाँ पर जैसे ही Ctrl+X करते हैं तो उसके बाद जो आपका डाटा है वह आप क्लिपबोर्ड पर जाता है, ना कि क्लिपबोर्ड से हटाने के लिए। क्लिपबोर्ड से हटाने के लिए तो भाई ये है कि आपने Ctrl+X किया हो और अगर उसको आप पेस्ट कर देंगे तो भाई वहां से क्लिपबोर्ड से हट जाएगा। तो ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन इसको फिर भी आप Ctrl+X इसमें लगा सकते थे। MS पावर पॉइंट में टैबलेट सेल में टैब स्टेप सम्मिलित करने के लिए कौन सा संयोजन है? तो भाई हमने स्विच करना मैंने आपको बताया था, या जो भी आपको बताया, तो ये Ctrl+ अगर आप टैप करते हैं तो इसके द्वारा ये होता है, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पावर पॉइंट से है। प्रेजेंटेशन के दौरान MS पावर पॉइंट में कंप्यूटर के टास्क बार को देखने के लिए Ctrl+T का यूज किया जाता है, और ये अभी यहाँ पर कहाँ पर? पावर पॉइंट में। और अगर यही हम बात करें MS वर्ड में, तो हैगिंग टैग लगाने के लिए हम Ctrl+T का यूज करते हैं। तो अब मैंने आपसे कहा ही था कि MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS वर्ड से 8-8, 9-9 क्वेश्चन आए हैं। मैंने आपको टॉपिक वाइज डिवाइड किया था, तो आपको उसकी स्टडी करना चाहिए। नहीं की है तो आप फेल हुए हैं, अगली बार में अक्टूबर के पेपर के लिए करिए, ताकि अब फेल ना होना पड़े।
एमएस एक्सेल में संबंधित डेटा के दो सेट की तुलना करने के लिए एक सामान्य पाई चार्ट को संशोधित पोलर एरिया चार्ट से अधोरोपित किया जाता है। तो इसका कहलाता है स्पाई चार्ट का यूज करते हैं जब हमें तुलना करनी होती है दो डाटाओं के बीच में। नॉर्मल है, इसको पढ़ लीजिए, बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के केस को बदलने के लिए किस कुंजी का यूज? तो देखिए अभी मैंने शॉर्टकट कीज की वीडियो बना के आपको दिखाई थी, जो आपका 7 तारीख का पेपर था। 6 तारीख को रात में मैंने अपलोड की थी करीब 10 बजे, लेकिन मैंने उसमें आपको बताया था और इस शिफ्ट प्लस F3 भी मैंने वहां पे बताया था। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको देखने को भी मिल गया है स्टूडेंट्स। इसके बाद में ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो अब ये तो देखिए ईमेल के आविष्कारक हुए आपके गूगल के आविष्कार, इनके बारे में तो आविष्कारों जिनने भी करे हैं, जो भी वैज्ञानिक रहे हैं, उनके बारे में आपको समझना ही चाहिए। इसमें कोई बताने का अलग से वो है नहीं, तो इसलिए मैंने आपको बता नहीं रहा हूँ। WW के आविष्कारक कौन है? ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली तो है भाई साहब। और क्या बता दें, मैं इसमें कुछ बताऊं स्टूडेंट्स आपको कि इसमें कुछ अलग से एक्सप्लेन करने? कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। इसके बाद में एमएस वर्ड 2003 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के दाएं और बाएं के लिए डिफॉल्ट विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 1.25 होता है। आप अगर उसको अभी कोई भी कुछ भी ना करें आप तो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट है आपका 1 और 1.25, ठीक है ना। ये पहले से ही रहता है, बाय डिफॉल्ट होता है, यहाँ पर अलग से नहीं रहता है ना 2003 में। और 2005 अगर इसकी बात करें तो इसमें हो सकता है आप इसको चेक करिए कि अभी बाय डिफॉल्ट होता क्या है। चलिए इसको हम चेक ही कर लेते हैं कि आखिरकार में बाय डिफॉल्ट में होता कितना है, ठीक है ना। तो देखिए बाय डिफॉल्ट में अभी नॉर्मल में 1 दिया गया है 2013 में या 2010 में, ठीक है ना। तो 2003 में जो था उसमें 1.25 इंचेस होता था आपका मार्जिन। अब यहाँ पर निम्न में से बाइनरी नंबर 1000 का दो पूरक कौन है? तो ये इसका बही का बही है, इसका पूरक बही होता है, ठीक है ना। अब एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेष फंक्शन की कुंजी सेल के कंटेंट को संपादित मतलब एडिट कर सकते हैं आप? अगर एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो आपको जैसे एडिटिंग करना है किसी भी सेल में, तो आप F2 को अगर उस सेल पर क्लिक करके F2 को फंक्शन की को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह है F2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसके बाद में है पेपर स्रोत सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स में मिलने वाले विशिष्ट फाइल ट्यूनिंग। देखिए इंग्लिश कभी कभी हिंदी बहुत ज़्यादा टफ होती है, और सबसे बड़ी बात कि जो इनने PDF अपलोड की है CPCT की, इनमें हिंदी बहुत आगे पीछे है, जिसको पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप शब्द देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मिस हैं, यहाँ पर आगे पीछे हैं, सही से पेपर को यहाँ पर डिजाइन नहीं किया गया है। द पेपर सोर्स सेटिंग इज टिपिकल ऑफ द फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल्स वी फाइंड इन डायलॉग बॉक्सेस एज इट टेल्स द प्रिंटर। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम विच ट्रे टू टेक द प्रिंटर, जब आप ऐसी सेटिंग करते हैं प्रिंट देने के लिए तो आपसे कोई प्रिंटर पूछता है कि किस ट्रे से लेना है, क्योंकि बड़े बड़े प्रिंटर में 2 ट्रे होती हैं। आपने छोटे प्रिंटर में तो एक देखी, लेकिन उसमें 2 होती है, एक अंदर की तरफ रहती है, एक बाहर से रहती है। आप बाहर भी पेज रख सकते हैं और एक उसको प्रिंटर में से आपकी एक ट्रे बाहर निकाल के उसमें पेज रख सकते हैं। तो इस प्रकार की जब प्रिंटर में जो ट्रे होती हैं तो वहां पर फिर ये वाला यूज किया जाता है, ठीक है ना। हो सकता है आपने ना देखा हो, लेकिन मैं तो इस पर वर्क भी करता हूं बड़े प्रिंटरों पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको भी समझना चाहिए प्रिंटर क्या होते हैं और कितने प्रकार, क्योंकि जगह अगर आप जाते हैं ऑफिसों में और बड़े प्रिंटर आपको मिलेंगे तो वहां पर आपको दोनों प्रकार की ट्रे वहां पर देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इमोटिकॉन्स का वास्तविक रूपांतरण उनके डिगबेट समकक्षों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सुविधा के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑटो करेक्ट है। हिंदी थोड़ी सी यहाँ पर आगे पीछे दी गई है, जिसके कारण पढ़ने में भी बड़ी परेशानी आती है, लेकिन फिर भी इसका मैं एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है वह ऑटो करेक्ट है। अब इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। आप ये मत कहना सर इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें है ही नहीं स्टूडेंट्स कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का ही यूज होता है इसके लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
MS एक्सेल 2010 और 2013 में मैक्रोज को कैसे यहाँ पर व्यवस्थित किया जाता है, उसका जो क्रम दिया गया है उसको किस प्रकार से हम ऑप्शन को यूज करते हैं मैक्रोज को। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल में नेविगेट करें और उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताना था। तो अब आप ये कहेंगे कि सर इसको आप करके दिखाइए, तो मैं इस वीडियो में तो नहीं दिखाऊंगा, अलग से मैं आपको जरूर दिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीडियो में बहुत समय लग जाएगा, फिर आप बोर होंगे और आप वीडियो को करेंगे स्किप। तो इस वीडियो को थोड़ा और बचा है स्टूडेंट्स, तो पेशेंस के साथ इसको और देख लीजिए। अभी MS ऑफिस एप्लीकेशन जो पंक्तियों और कॉलम में व्यवस्थित डेटा का उपयोग करता है, तो भाई आपके कौन सा MS ऑफिस का ऐसा यहाँ पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम है? तो देखिए मैं आपको बताऊं, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है आपका MS एक्सेल ही है, तो जिसमें रो और कॉलम होते हैं, ठीक है ना। तो रो और कॉलम किस में होते हैं? एक्सेल में होते हैं। रो और कॉलम के निर्माण से सेल बनती है और सेल से वर्कशीट, वर्कशीट से वर्कबुक, और वही तो एक्सेल कहलाता है। तो एक्सेल में ही तो यूज होता है किसका? पंक्तियों और कॉलम का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन टाइप फॉन्ट के दो प्रकार हैं, टाइप 1 और ट्रू टाइप फॉन्ट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पर बता तो दिया है आंसर और मुझे पता है कैसे क्या रहता है, लेकिन आपको मैं मान सकता हूं कि ये भी थोड़ा सा टफ लगे या ऐसा कह सकते हैं कि आपको समझ में ना आया हो, ठीक है ना। तो ऐसे 6 क्वेश्चन आपके अभी तक हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की, विंडो एक्सप्लोरर ऑब्लिक फाइल खोलने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमें विंडो एक्सप्लोरर फाइल खोलने के लिए यहाँ पर हमें कीबोर्ड से, अगर हम विंडो के साइन पर जो हमारे कीबोर्ड पर बना रहता है और ई को अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आपको देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर नाम से आ रहा है, यही कहलाता है विंडो एक्सप्लोरर। यहाँ पर ये ओपन हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो में दबाने से प्रोग्राम में सक्रिय टैब या विंडो बंद हो जाएगी जो एक से अधिक टैब या विंडो को खोलने का समर्थन करती है। तो Ctrl+F4, Alt+F4 होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बंद करने के लिए, Ctrl+W होता है आपकी जो सक्रिय फाइल उसको बंद करने के लिए, लेकिन अगर सक्रिय टैब आपकी जो ओपन है उसको बंद करने के लिए Ctrl+F4 का यूज किया जाता है। ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद में MS वर्ड में स्वचालित रूप से उन टेक्स्ट के पहले और बाद में इस सेक्शन ब्रेक लगाता है जिसका नया पेज ओरिएंटेशन होता है। तो इसका सही आंसर है सेक्शन। ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था यदि आपने कंप्यूटर की स्टडी की है। तो स्टूडेंट्स ये थे 52 क्वेश्चन, जिनमें से सिर्फ 6 क्वेश्चन थे जो टफ थे। उसके अलावा आपके जो 46 क्वेश्चन थे, 46 क्वेश्चन थे, ये बिल्कुल नॉर्मल थे। बिल्कुल, अब रद्दी तो नहीं कहूंगा क्योंकि एजुकेशन वाली बात है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे। इनको आप करके यहाँ पर एग्जाम को क्रैक कर सकते थे। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपने मुझे निराश किया है। अगर हम मैथ के क्वेश्चंस की बात करें जो आप लोग कह रहे हैं, देखिए पहले तो ये अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज का तो अब मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके तो नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि ये तो भाई आप पढ़ सकते हैं, छोटी सी क्लास से भी आपने पढ़ा है। फर्स्ट आप 5th 6th क्लास में तो मैंने भी देखे हैं ये सब, अब मैं पढ़ पढ़ के ही यहाँ पर पास आउट हुए हैं भाई। इनको तो बहुत ही नॉर्मल है ये, ठीक है ना। इसके बाद मैथ की बात करें तो अब देखिए ये यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भाग है, तो भाई इसको आपको सॉल्व आप ही को करना है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। और बहुत नॉर्मल था, अगर आप 2 मिनट भी देंगे तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको मान सकता हूं भाई कि आपको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये एडवांस मैथ से था, पर्दी वाले हम पे क्वेश्चन नहीं बनते, चलिए इसको छोड़ दो। उसके बाद ये नंबर सिस्टम है, तो भाई ये तो अब नॉर्मल है ना, इस पे को तो बनना ही चाहिए, इसको तो बनना ही चाहिए। तो ऐसे कितने क्वेश्चन थे आपके? सिर्फ एक आया है कि कौन सा क्वेश्चन आपका जो आपका टफ था। अब ये परसेंटेज का ये तो नॉर्मल थे ना, तो 6 में से सिर्फ एक आया है एडवांस मैथ का, वरना आप बाहर चिल्ला है कि भाई वहां पे तो एडवांस मैथ आई थी CPCT में इसलिए नहीं बना। 6 क्वेश्चन में से एक एडवांस का है, अगर उसमें आप तुक्का भी लगाएंगे और नहीं भी हुआ सही तो 5 तो होना चाहिए ना आपके सही। कहां गए भाई वो नंबर? अब यहां पर अगर हम बात करें तो भाई ये यहां पर क्या है, जनरल मेंटल अवेबिलिटी रीजनिंग। अब रीजनिंग के क्वेश्चन भी अगर आप पे ना बने तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप कहेंगे तो मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा,
लेकिन थोड़ी स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो सीपीसीटी एक एंट्रेंस नॉर्मल एग्जाम है रिक्वायरमेंट के लिए, कंपटीशन वाली जॉब में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर तो आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में यहाँ पर फिर आएंगे आपके, जैसे ही आप जनरल अवेयरनेस के जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इस पर मैं क्या आपसे डिस्कशन करूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आए थे, बड़े क्वेश्चन नहीं थे, आप इनको सॉल्व कर सकते थे। और आपके पास में जीके जीएस तो आपकी वैसे ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपको भविष्य में कंपटीशन का एग्जाम देना है, ये तो मात्र एक सर्टिफिकेट है। तो मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो आराम से स्टूडेंट्स, जैसे आपके 46 क्वेश्चन नॉर्मल थे, आप उनको देके 46 नंबर तो कंप्यूटर में ला सकते थे। मैं कहता 6 और हटा दो तो 40 नंबर ला सकते थे ना। 5 नंबर अनसीन पैसेज में आपके कहीं नहीं जाते हैं, 5 वो जोड़ दो आप तो 45 हो गए। और 5 आप मैथ में ले लो, क्योंकि एक एडवांस है, चलो आप पे नहीं भी बनती मैथ एडवांस, लेकिन आप पे जो आपके अंक गणित है वह तो बनती है ना, अर्थमेटिकल जो आपकी रहती है वह तो बनती है। तो 5 वहां तो 50 नंबर हो गए। रीजनिंग में भी आप कम से कम 5 नंबर तो 55 नंबर हो गए। मतलब आप 60 नंबर कैसे भी करके कंप्यूटर इस पेपर में ला सकते थे, लेकिन स्टूडेंट्स आप नहीं ला पाए हैं, और आप अगर हो गए फेल तो ये है निराशा की बात। या आपके नंबर भी कम है, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन वाली जो आपकी तैयारी है वह खोखली है, इससे स्पष्ट समझ में आता है। स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश का भी मैटर आया था, अब इसको बताने की आवश्यकता है नहीं वैसे, क्योंकि वो तो आपने टाइपिंग की है, लेकिन विशेष मेरा था कि मैं इस पेपर का एनालिसिस कर सकूं। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आज थोड़ा सा गुस्सा है आप लोगों का, अच्छे से पेपर नहीं हुआ तो मैंने आपको तो कुछ गलत कह दिया हो इस वीडियो में, थोड़ा सा डांट दिया हो वीडियो में, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतने बेकार पेपर को, मतलब इतना नॉर्मल पेपर था, बेकार नहीं कहूंगा क्योंकि एजुकेशन का है, और मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो भाई मेरे लिए भी ये सब चीजें टफ थी। आज जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मेरे लिए नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहूंगा कि स्टडी बहुत अच्छी कीजिए। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अब आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बिल्कुल, मैं कहूं आपसे कि सीपीसीटी तो आपका क्रॉस, क्या आप कोई भी एग्जाम देंगे ना, तो अगर इस चैनल से स्टडी करेंगे तो आपका भाई निकलने वाला ही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर पेड कोर्स भी लाने वाला हूँ यहाँ पर आपको, जिसमें नोट्स अवेलेबल होंगे, उनको आप परचेस कीजिए। और उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसमें आप पे सीपीसीटी में आप पे ना बने और आपके अच्छे नंबर ना आए। स्टूडेंट्स, कुछ भी गुस्से में अगर मैंने कह दिया तो उसको निगलेक्ट कीजिए और इग्नोर कीजिए उसको। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। गुस्सा करने का मेरा कारण यही था कि आप लोग कम से कम अच्छे से स्टडी करके पेपर में पास आउट हो सकें, और इस चैनल का अंतिम मोटिव ही है कि आप लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। सक्सेस विथ यू, मतलब सक्सेस आपके साथ में ही पॉसिबल है। इस वीडियो को और इस चैनल को बनाने का मोटिव ही ये है, ठीक है ना। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इससे हेल्प मिल सके। धन्यवाद।